जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और जज्बे से भरी फिल्म बॉर्डर की। जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक सच्ची घटना बैटल ऑफ लोंगेवाला पर आधारित है। यह कहानी सिर्फ गोलियों और तोपों की नहीं है, बल्कि उन वादों की है जो एक सैनिक अपनी माँ, पत्नी और बच्चों से करके आता है। तो चलिए रेगिस्तान को उस जलती हुई रेत पर चलते हैं जहां 120 भारतीयों ने पाकिस्तानी की पूरी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी थी। कहानी की शुरुआत 1971 को उस दौर से होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। आसमान में खतरों के सायरन बज रहे थे और ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया था। इसी माहौल में हम मिलते हैं मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी यानी कि सनी देओल से, जो पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी के कमांडर हैं। कुलदीप एक बेहद उसूलों वाले और निडर सिख अधिकारी हैं। युद्ध की घोषणा होने वाली है और उन्हें बॉर्डर पर जाने का आदेश मिलता है। इससे पहले कि वे मोर्चे पर जाएं, हमें उनकी और उनके साथियों की निजी जिंदगियों की झलकियां दिखाई जाती है, जो इस फिल्म की जान है। कुलदीप की पत्नी तब्बू उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह एक फौजी की पत्नी होने का दर्द भी उसकी आंखों में साफ दिखता है। कुलदीप वादा करता है कि वह जल्द वापस आएगा। दूसरी तरफ हमें परिचय मिलता है सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर अक्षय खन्ना का। धर्मवीर एक फौजी का बेटा है जिसके पिता 1965 की जंग में शहीद हो गए थे। उसकी मां राखी गुलजार अंधी है और वह नहीं जानती चाहती कि उनका बेटा फौज में जाए, लेकिन पिता की आखिरी इच्छा के कारण धर्मवीर को न चाहते हुए भी सेना में भर्ती होना पड़ा। धर्मवीर का मन कोमल है, वह हिंसा पसंद नहीं करता और अपनी मंगेतर कमला पूजा भट्ट से बेहद प्यार करता है। उसे लगता है कि वह युद्ध के लिए नहीं बना है। एक और किरदार सूबेदार रतन सिंह पुतीन स्तर, जो अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर जा रहा है, और नायब सूबेदार मथुरा दास, जो हमेशा अपनी छुट्टी और घर की समस्याओं की शिकायत पर करता रहता है। लेकिन सबसे भावुक कहानी है भैरव सिंह सुनील शेट्टी की, जो बीएसएफ का एक जवान है और राजस्थान के रेगिस्तान को अपनी मां मानता है। उसकी शादी की पहली रात सुहागरात ही उसे बुलावा आ जाता है। उसकी पत्नी सर्वानी मुखर्जी रोती है, लेकिन भैरव सिंह उसे यह कहकर चला जाता है कि अगर मैं वापस न आऊँ तो समझना कि मैंने धरती माँ की गोद में सो गया हूँ। यह सभी सैनिक अपने अपने घरों से आंसू, वादे और यादें समेटकर एक ट्रेन में सवार होते हैं और लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। लोंगेवाला पोस्ट राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में एक वीरान जगह है जहाँ मीलों दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, जहां मेजर कुलदीप सिंह अपनी एक कंपनी के 120 जवानों के साथ तैनात होते हैं। उनके साथ बीएसएफ के भैरव सिंह की टुकड़ी भी शामिल हो जाती है। पोस्ट पर पहुंचते ही कुलदीप अपने जवानों को सख्त अनुशासन में रहने का निर्देश देते हैं। शुरुआत के दिनों में वह सन्नाटा होता है। जवान अपने घर से आई चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और रेडियो पर गाने सुनते हैं। यहाँ वो मशहूर गाना संदेशे आते हैं आता है, जो हर सैनिक के दिल का हाल बयां करता है। धर्मवीर को अभी भी वहाँ का माहौल रास नहीं आ रहा होता। उसे बार बार युद्ध और हिंसा की निरर्थकता पर सवाल उठाते देखा जाता है। एक दिन गतस के दौरान धर्मवीर को उल्टी आ जाती है क्योंकि उसने एक मरे हुए जानवर को देख लिया था। कुलदीप उसे समझता है कि एक फौजी को पत्थर दिल होना पड़ता है। धीरे धीरे धर्मवीर और भैरव सिंह के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। भैरव सिंह उसे रेगिस्तान के जीने का तरीका सिखाता है। इसी बीच मथुरा दास को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी बीमार है और उसे छुट्टी चाहिए। कुलदीप उसे छुट्टी देने से मना कर देता है क्योंकि जंग के हालात हैं। मथुरा दास बगावत करता है और कहता है कि अफसरों को क्या पता हम गरीबों की तकलीफ। इस पर कुलदीप का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उसे थप्पड़ नहीं मारता, बल्कि उसे उसकी कायरता का एहसास दिलवाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे घर में ही बीवी बच्चे हैं, हम सबके घर में नहीं हैं। लेकिन जब धरती माँ पुकारती है तो सब छोड़ना पड़ता है। मथुरा दास को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन कुलदीप उसे सज़ा के तौर पर छुट्टी दे देता है ताकि वह हमेशा इस शर्मिंदगी के साथ जिए कि जब उसके साथियों को उसकी ज़रूरत थी वह भाग गया। मथुरा दास बस में बैठकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे अपनी वर्दी और कर्तव्य की याद आती है और वह आधे रास्ते से वापस लौट आता है। दूसरी तरफ सीमा पार पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश रच रहा होता है। पाकिस्तानी सेना के आला अफसर एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। उनका प्लान है कि वे रात के अंधेरे में लोंगेवाला पोस्ट पर अचानक हमला करेंगे, उसे कुचलते हुए सुबह तक जैसलमेर और फिर जोधपुर पर कब्जा करेंगे
और वहां नाश्ता करेंगे। इस मिशन के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी एक टैंक रेजिमेंट और 2000 से ज़्यादा पैदल सैनिकों को तैयार करता है। भारतीय खुफिया तंत्र को भनक लगती है कि लेकिन पक्की खबर नहीं मिल पाती। मेजर कुलदीप को अपनी दूरबीन से सीमा पार धूल के गुब्बारे दिखाई देते हैं। वह समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह एयरफोर्स से मदद मांगते हैं। यहाँ एंट्री होती है विंग कमांडर एनडी बाजवा जैकी श्रॉफ की, जो पास के एयरबेस पर तैनात हैं। एनडी और कुलदीप पुराने दोस्त हैं। एनडी वादा करता है कि वो आसमान से उनकी रक्षा करेगा, लेकिन समस्या यह है कि उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास हंटर विमान थे जिनमें नाइट विजन यानी रात में देखने की क्षमता नहीं थी, यानी वे सिर्फ दिन में ही उड़ान भर सकते थे। जैसे ही सूरज ढलता खतरा बढ़ जाता है। 4 दिसंबर की रात धर्मवीर और भैरव सिंह गश्त पर होते हैं। उन्हें सीमा पार इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वे देखते हैं कि दुश्मन के टैंकों का एक विशाल काफिला भारतीय सीमा में घुस रहा है। वे तुरंत मेजर कुलदीप को रेडियो पर सूचना देते हैं। मेजर कुलदीप अपने आला कमान से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि बहुत बड़ी सेना उन पर हमला करने आ रही है। उन्हें ऊपर से आदेश मिलता है कि दुश्मन तादाद बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास एंटी जैक माइंस भी कम है, इसलिए पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाओ, हम तुम्हें कवर देंगे। लेकिन सुबह होने के बाद यह कुलदीप के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। एक तरफ आदेश है कि पीछे हटने का और दूसरी तरफ है अपनी धरती की रक्षा का सवाल। कुलदीप अपने सभी 120 जवानों को इकट्ठा करते हैं। वह उन्हें स्थिति की गंभीरता बताते हैं कि दुश्मन के पास टैंक है, हजारों की फौज है और हमारे पास सिर्फ राइफल है, कुछ मशीन गन और 2 RCL जीपें। वह कहते हैं कि कमान का आर्डर है कि पीछे हटने का, लेकिन मैं एक सरदार हूँ, मैं अपनी पोस्ट छोड़कर पीठ नहीं दिखाऊंगा। मैं यहीं लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम में से जो जाना चाहता है वह जा सकता है, मैं उसे कायर नहीं कहूँगा। सन्नाटा छा जाता है। तभी भैरव सिंह आगे आता है और कहता है कि मैं मारवाड़ का शेर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। धीरे धीरे सारे जवान उनमें बदला हुआ धर्मवीर और वापस लौटता है। मथुरा दास भी शामिल होते हैं। एक स्वर में कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। वे सब बोल सोनिहा सत श्री अकाल के नारे लगाते हैं। कुलदीप एक बेहतरीन रणनीति बनाता है। वह जानता है कि दुश्मन के टैंकों को रोकना मुश्किल है। वो अपने जवानों को आदेश देता है कि वे पोस्ट के चारों तरफ एक थोड़ी बहुत एंटी जैक माइंस है उन्हें बिछा दे। लेकिन एक चालाकी करते हैं, वे उन असली माइंस के बीच में खाने के टिफिन बॉक्स और पत्थर भी गाड़ देते हैं ताकि दुश्मन को लगे कि पूरा इलाका माइंस से भरा हुआ है। रात घनी हो जाती है। पाकिस्तानी सेना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती है। उसका कमांडर घमंड में चूर है। जैसे भी पहला पाकिस्तानी टैंक भारतीय सीमा के करीब आता है, वह एक असली माइन पर चढ़ जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। टैंक के पर्चे उड़ जाते हैं। पाकिस्तानी सेना रुक जाती है। उन्हें लगता है कि आगे बहुत बड़ा माइनफील्ड है। भारतीय सेना इसी पल का इंतजार कर रही थी। मेजर कुलदीप आदेश देते हैं फायर का और इसी बीच साथ शुरू होती है एक ऐतिहासिक लड़ाई। 120 जवान अपनी बंकरों से गोलियों की बारिश कर देते हैं। उनके साथ 2 जो RCL गन वाले जीपें थीं, वे टैंकों को निशाना बनाती हैं, लेकिन जल्द ही एक जीप दुश्मन के गोले का शिकार हो जाती है। अब लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तानी पैदल सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन भारतीय जवान ऊंचाई पर होने का फ़ायदा उठाते हैं। वे उन्हें लोहे के चने चबवा देते हैं। धर्मवीर, जो कभी हिंसा से नफरत करता था, अब अपने साथियों को बचाने के लिए मशीन गन थाम लेता है और दुश्मन को भून डालता है। युद्ध भयंकर रूप ले लेता है। पाकिस्तानी टैंक बम्बरों पर गोला बरसा रहे हैं। रेत खून से लाल होने लगता है। हर भारतीय जवान 10-10 दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। मेजर कुलदीप एक बंकर से दूसरे बंकर भागते हुए अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वह खुद एक रॉकेट लॉन्च उठाते हैं और दुश्मन के टैंक को उड़ा देते हैं। भैरव सिंह अपनी LMG लेकर एक रेत के टीले पर चढ़ जाता और अकेले दुश्मन की पूरी एक टुकड़ी को रोक कर रखता है, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे भारतीय जवानों की गोलियां खत्म होने लगती हैं। कई साथी शहीद हो जाते हैं। सुखदेव सिंह, जो कुक्कू रसोइया था, वह भी बेलन छोड़कर बंदूक उठा लेता है और लड़ते हुए शहीद हो जाता है। स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। दुश्मन पोस्ट के एकदम करीब आ जाता है। मेजर कुलदीप देखते हैं कि उनका एक बंकर दुश्मन के कब्जे में जाने वाला है। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए दौड़ पड़ते हैं और ग्रेनेड फेंककर दुश्मन को पीछे खदेड़ते हैं। यह लड़ाई पूरी रात चलती है। हर पल मौत करीब आती दिखती है, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे सब बस एक ही उम्मीद पर टिके हैं कि किसी तरह सुबह हो जाए और भारतीय वायुसेना आ जाए।
दोस्तों यह मंजर रोंगटा खड़ा कर देने वाला है। 120 शेर हजारों गिद्धड़ों और लोहे के टैंकों का सामना कर रहे हैं। रात अभी बाकी है और मौत हर तरफ नाच रही है। क्या मेजर कुलदीप और उनके साथी सुबह के सूरज को देख पाएंगे? क्या एनडी बाजवा समय का मदद लेकर समय पर पहुंच पाएंगे? और यह भीषण युद्ध का अंत कैसे होगा? यह सब हम जानेंगे इस वीडियो के भाग 2 में, जहां हम देखेंगे युद्ध का वो भयानक क्लाइमेक्स और जीत का जश्न। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।